हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैट सर्च बाय एसके में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस के आगे हम क्या करने वाले हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हुआ करे तो आप ये फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आपको मैसेज छोड़ना है तो मैसेज भी छोड़ सकते हैं, या फिर कमेंट में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं सारी कमेंट्स देखता हूँ और उनका आंसर भी करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अनीमिया के बारे में। क्या होता क्या ये अनीमिया? अनीमिया गाइस, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑटो कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आरबीसी का काम क्या होता है, वो हमारे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब कम होगा तो कम ट्रांसपोर्टेशन होगा। यही कहना चाहता है ये पॉइंट। और अगर हमें सैम्पलिंग के लिए भेजना है तो ब्लड कलेक्टेड इन पर्पल टॉप वाइल, उसको हम EDTA वाइल भी बोलते हैं, फॉर द हीमोग्राम। हीमोग्राम गाइस अगर बोले तो CBC काउंट, और हमें 2 ml ब्लड लेना होगा उसमें। ठीक है, अब आते हैं गाइस हम मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन पर। तो मॉर्फोलॉजी में कुछ अनीमिया को कुछ टाइप में क्लासिफाई किया है, और हर अनीमिया के टाइप को इन्हीं के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस जाएंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। तो पहला है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। तो ये गाइस मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये नॉर्मोसाइटिक क्या होता है, नॉर्मोक्रोमिक क्या होता है। नॉर्मोसाइटिक का मीनिंग होता है नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसीज, और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। और मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मतलब कि मैक्रोसाइटिक का मीनिंग होता है लार्ज साइज ऑफ आरबीसीज, नॉर्मोक्रोमिक फिर से नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये सीन होते हैं सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, फोलिक एसिड, या फिर लीवर डिजीज, बोन मैरो डिसऑर्डर्स में ये देखा जाता है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। फिर आते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। मैक्रोसाइटिक का मीनिंग क्या होता है, लार्ज साइज ऑफ आरबीसीज। हाइपोक्रोमिक का मीनिंग होता है लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया।
माइक्रो का मीनिंग होता है कि स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी। हाइपोक्रोमिक का मीनिंग है लेस लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन seen in the iron deficiency anemia, aplastic anemia, thalassemia, chronic infection, protein deficiency anemia। इटियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजी का मीनिंग होता है गाइस के उसके कोज क्या है ना, हम क्या कारण मानते हैं अनीमिया होने के। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, एक एक्यूट जो थोड़े टाइम के लिए हुआ हो, या फिर एक क्रोनिक जो लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा हो और आगे भी चलता जाएगा। तो एक्यूट में हम मानते हैं आरटीए और हीमोफीलिया। आरटीए का मीनिंग होता है गाइस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ उसका, तो उस कारण से उसकी आरबीसीज कम हो जाएंगी, तो उस कारण से ही उसकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगी, तो उसको अनीमिया हो जाएगा। अब आते हैं हम क्रोनिक हेमरेज पर। तो ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ ब्लड, गाइस यहाँ पर बात हो रही है कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है ब्लड, है ना। फॉर एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर, पाइल्स होना, लॉट्स ऑफ आयरन इज लॉस फ्रॉम द बॉडी, so synthesis of hemoglobin is affected। गाइस मैंने कहा था कि जब मैं आपको बता रहा था एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस को मैं आपको बता रहा था कि जब आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे फेरर Fe3 भी चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अगर यहाँ पर लॉट्स ऑफ आयरन लॉस्ट होगा तो वो वहाँ पर आरबीसी के प्रोडक्शन में अफेक्ट करेगा, तो इसलिए उसको अनीमिया होगा। तो गाइस अब आते हैं हम हीमोलाइटिक अनीमिया में। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी विच अकर ड्यू टू केमिकल पॉइजनिंग, कोल एंड टार। मतलब कि गाइस इसके अंदर क्या होता है, जितने जल्दी आरबीसी फॉर्मेशन होता नहीं है ना, उससे जल्दी ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी हो जाता है। और ये मेनली उन लोगों के अंदर देखा जाता है जो लोग कोयल की माइंस में काम करते हैं, या फिर कोई टार की जो टार्स जहाँ पर बनते हों वहाँ पर लोग काम करते हैं, तो उनके अंदर देखा जाता है। तो कोई अगर इन्फेक्शियस पेशेंट है जैसे कि मलेरिया, सेप्टिसिमिया और हेपेटिक लेप्टोस्पायरोसिस, तो ये भी हीमोलाइटिक अनीमिया के कोज हो सकते हैं। अगर किसी आदमी की स्प्लीन ओवर एक्टिव हो जाए तो इट कैन, तो गाइस जो स्प्लीन क्या होती है, ये होती है जो भी आरबीसी
डिस्ट्रॉय होती है तो वो स्प्लीन के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। अगर स्प्लीन ओवर एक्टिव हो जाएगा तो वो पहले से ही अपने अंदर क्विकली आरबीसीज को स्टोर करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज उसके अंदर आएगी और जल्दी से आरबीसी डेड होने चालू हो जाएंगे। टाइप ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया। तो गाइस ये इसमें पहला आता है एंजाइमोपैथीज के किसी एंजाइम के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण से वो होना। तो गाइस मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। G6PD ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जब कम हो जाता है तब एक्सेसिव ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी होता है। और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? यूजुअली डार्क यूरिन और जॉन्डिस पेशेंट को हो सकता है। जॉन्डिस क्यों हो सकता है? क्योंकि जब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर से हीम और ग्लोबिन आते हैं और उनसे ही बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है ना। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर वाइट सेल्स एनहेंस बॉडी प्रेजेंस को हम चेक करते हैं। ट्रीटमेंट में हम विद हाइड्रेट मतलब कि जो पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हुआ है, उसका सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको हम हाइड्रेट करेंगे, है ना। उसके जो वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम है, वो इंक्रीज करेंगे। अब गाइस आते हैं हम पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी। ये भी गाइस एक एंजाइम ही है जो कि देखी जाती है जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के अंदर। फिर आते हैं हम गाइस हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो इसके अंदर गाइस ऑटो हीमोलाइटिक होता है। ये मतलब कि खुद ही आरबीसी चेंज होना शुरू हो जाती है, गोल शेप में हो जाती है, स्फेरिकल शेप में आरबीसी हो जाती है और प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया। ये हर टाइप के हीमोलाइटिक अनीमिया में प्रेजेंट होता है। ट्रीटमेंट की गाइस अगर हम इसके बात करें तो ट्रीटमेंट में स्प्लीनोक्टमी, रिमूवल ऑफ द स्प्लीन। फिर गाइस हम आते हैं एक्वायर्ड पर। तो पैराऑक्सिमल नोक्चुरल हीमोग्लोबिन यूरिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PNH बोलते हैं। तो इसका मीनिंग गाइस ये होता है कि मेकिंग इनफ ऑफ 3 ब्लड कंपोनेंट्स, है ना। जब हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं वो 3 ब्लड कंपोनेंट्स अगर नहीं बना पा रहे हैं तो भी हमें हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है। गाइस 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। डायरेक्ट डायग्नोसिस में आते हैं डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। ये गाइस जो आरबीसी के लिए के अंदर जो
एंटीबॉडीज होती हैं, उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। मैनेजमेंट में गाइस पेन कम करेंगे हम, पहली प्रायोरिटी होगी हमारी, और पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे हम, क्योंकि उसका जो उसको हाइपोवोलेमिया हुआ होगा, काफ़ी फ्लूइड लॉस हुआ होगा, तो उसको हाइड्रेट करेंगे। और फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, क्योंकि उसका सीवियर ब्लड लॉस हुआ होगा, तो उसको हमें वो भी करना है। ट्रीटमेंट ऑफ कोज, जो और कोई कोज आ रहे होंगे तो अकॉर्डिंग टू कोज हम ट्रीटमेंट देंगे। फोलिक एसिड, पेनिसिलिन। डाइट में हम कैलोरी एंड हाई प्रोटीन रखेंगे। पोजीशन में हम हेड एलिवेट नहीं करना है हमको। तो गाइस अब हम आते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया भी कह सकते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इसको हमने दिया है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसीज के साइज जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं और हीमोग्लोबिन कम रहता है, ठीक है। और फिर आते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसको हमने कैटेगराइज किया है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। इसके भी आरबीसीज छोटे ही होते हैं और लो हीमोग्लोबिन लेवल होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ आयरन मेल के अंदर 65 से 175 माइक्रोन ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल के अंदर 50 to 170 माइक्रोन ग्राम पर डेसीलीटर। 1 to 2 mg per day iron is lost in a day। मतलब कि एक दिन में हमारी बॉडी से 1 से 2 mg आयरन लॉस्ट होता है। मेल के अंदर देखा जाए तो 1 mg और फीमेल के अंदर 1.5 mg लॉस होता है डेली। 1 to 2 mg पर डे इज न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न्स जो होते हैं बेबीज, आयरन एब्जॉर्ब होता है उनकी बॉडी के अंदर। तो 3.34 mg आयरन इज कंटेन इन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 3.34 mg आयरन होता है। 1.1 mg आयरन इन 1 ml ऑफ आरबीसी। 1 ml आरबीसी के अंदर 1.1 mg आयरन होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ आयरन इन ब्लड इज 3 to 5 ग्राम फेरर सल्फेट बाय वाइडली यूज इन द ओरल preparation। 100-day iron tablet should be given to the pregnant woman, और 60 mg iron should be supplement to the pregnant woman per day।
मतलब कहने का ये है कि हमें जो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको 100 दिनों तक आयरन की टैबलेट्स देनी होती है, और एक टैबलेट 60 mg का होता है, तो वो हमें हर दिन देना होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ आयरन। तो गाइस ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, अब हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम माउथ से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई खाना या फिर कोई डाइट लेते हैं तो वो हम माउथ से ही शुरू करते हैं। तो माउथ से ज़्यादा इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में आयरन क्या होता है, प्रिपेयर होना चालू हो जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम जो कि 25 सेंटीमीटर का होता है, उसके अंदर एक एंट्रोसाइट सेल्स नाम के सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आयरन को एब्जॉर्ब करने में एट मैक्स लेवल। फिर उसके बाद जो स्टोर आयरन जो होता है वो लीवर के अंदर जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर 2 फॉर्म में होता है, दो फॉर्म में होता है। फर्स्ट इज फंक्शनल फॉर्म जो कि 80% होता है। अगर हम उस 80% को 100% मान के चले, 100% मान के चले, तो उनमें से 80% फाउंड इन हीमोग्लोबिन, 5% in myoglobin and 15% in cytochrome। नेक्स्ट चलते हैं। देन गाइस सेकेंड स्टोरेज फॉर्म जो होती है गाइस वो 20% होती है, और ये स्टोरेज फॉर्म होती है, ये फंक्शनल फॉर्म नहीं होती, ये स्टोरेज फॉर्म है, ये बस 20% ही होती है। तो 20% का गाइस जो 2/3 होता है वो फेरेटिन फॉर्म में होता है जो स्टोर रहता है, और 1/3 फॉर्म जो रहता है वो हीमोसिडेरिन की फॉर्म में होता है। तो गाइस अगर हम सोर्स ऑफ आयरन की बात करें तो फिर एनिमल सोर्स में मीट इसका हाई सोर्स रहता है, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और प्लांट के अंदर गाइस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक आयरन कहते हैं। इनऑर्गेनिक का मीनिंग होता है गाइस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, वो हमें बाहर से ही कंज्यूम करने होते हैं, और हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं ये, तो उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। गाइस ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। हम फिर आपसे एक नए टॉपिक में मिलेंगे, एक नए टॉपिक से बात करेंगे, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, है ना। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।